हेलो। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम शुभम अग्रवाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने जो सोर्सेज फॉलो किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने 3-4 साल जो तैयारी करी है उससे रिलेटेड मैं पूरा कंप्लीट इस सीरीज में बता रहा हूँ। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जीके की, क्या मैंने जीके में क्या कुछ फॉलो किया। और इसके लास्ट में मैंने जो इस बार मेंस में क्वेश्चन हुए थे, एसएससी सीजीएल के मेंस में, वो लास्ट में मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं और किस तरह मैंने क्यों रखे हैं वो भी रीजन बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में थोड़ा चल के वीडियो में। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी। तो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस के स्कोर कार्ड है। इसमें आप अभी जीके में देख लीजिएगा 48 और इसमें 41। और ऐसे बहुत, मतलब 3-4 साल से मेंस दे रहा हूँ, तो ऐसे स्कोर कार्ड 2-4 और मिल जाएंगे मतलब। और ऐसे प्री का स्कोर भी देख लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके की नेसेसरी बता रहा हूँ कि जीके नेसेसरी पॉइंट कौन कौन से है, कि क्यों आपको जीके करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, वो सारा मैं इसमें आपको पहले एक बार कंप्लीट बता दूं, फिर उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा कि क्या कुछ फॉलो कर सकते हो आप, जिससे आपके जीके में नंबर अच्छा है। सबसे पहले जीके को आप टाइम दे रहे हो, कोई कोई बच्चे ऐसे हो रहे हैं जीके को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे, लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, मतलब कितना ही पढ़ लो क्वेश्चन फिर भी आउट ऑफ द सोर्स आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे 25 में से, मान लो कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे। तो जीके इतना वास्ट है कि आप कितना ही पढ़ लो वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी जो 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, उन पे आप ज्यादा फोकस करो। ज्यादा फोकस इन द सेंस नहीं है कि आप जीके छोड़ ही दो, कि भाई भैया ने बोला था कि जीके जीके बिल्कुल नहीं है तो जीके को छोड़ दो, बाकी तीन पे आपका सिलेक्शन इन तीनों से भी नहीं होगा। इस बार के लोग कट ऑफ बता रहे हैं, जैसे शुभम सर ने बताइए 310 315 के आसपास, 20, हाँ शायद ऐसे कुछ कट ऑफ बताइए। तो वहां तक जीके का आप बोलोगे कितने, 315 नंबर जीके को छोड़ के, क्योंकि 75 नंबर की जीके हट गई 390 में से, तो बच्चे कितने, 315 नंबर। तो 315 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मतलब आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन वो कब आई जीके, जब आपके पहले के 3 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट है, पूरे में से पूरे ला रहे हो, तो वो आप जीके कंसीडर कर पा रहे हो। तो समझ रहे हो, जीके पढ़ना है लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, कि जीके को टाइम दो, पर ये 3 सब्जेक्ट ऐसे है कि इन तीनों में तो सबके बराबर ही आ रहे हैं, मतलब ये तीनों तो ऐसे हो गया है कि आज के टाइम पे ये तो सबको चाहिए चाहिए, बाकी जीके फिर एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दिलाएगी, कि जहां पर आपको नंबर मिलेंगे। फिर कुछ बच्चे, मतलब सर ने बताया था, अब वो सर कौन से है वो आगे वीडियो में बताऊंगा। और कि प्री मेंस में नहीं हो रहा, मतलब प्री में मेंस में लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि सब बोल रहे कि जीके में ऐसा सिलेबस आ गया, जीके में ऐसा सिलेबस आ गया, जीके में ऐसे क्वेश्चन आ गए। क्या बाकी 3 सब्जेक्ट में उन बच्चों के नंबर पूरे थे? बाकी 3 सब्जेक्ट में अगर उन बच्चों के नंबर पूरे हैं, मान लो कि 75 क्वेश्चन है, क्या उन बच्चों ने बाकी 75 में से क्या 70 क्वेश्चन सही करे बाकी 3 में? अगर उन्होंने 70 सही करे होते तो 140 नंबर, और जीके में फिर ये मान लो कि 25 क्वेश्चन में से उन्होंने 10-12 भी कर दिए होंगे, 10-12 में मिनिमम मान के चलता हूं, क्योंकि इतना तो आज के टाइम पे जो बच्चा जो रिपीटर है वो ये बात को फील करेगा कि 10-12 नंबर, 10-12 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। तो वो जब हो जाते, तो क्या उनका प्री में सिलेक्शन नहीं होता? होता, ऑब्वियसली होता। एक है बच्चे ये लिमिटेड सोर्स नहीं रखते, मतलब लिमिटेड सोर्स का इन द सेंस कि आज किसी की स्ट्रेटेजी देख ली, किसी का कुछ देख लिया कि ये वाली बुक मार्केट में नहीं आई है, इसमें से जीके में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आज इसको फॉलो करने लग गए, कल दूसरे ने कुछ और का बताया कि ये वाली बुक फॉलो करो तो आपकी जीके में, तो एक लिमिटेड सोर्स रखो। ऐसे नहीं कि आज इधर जा रहे उधर जा रहे, ऐसे आप भटकते रह जाओगे, ना आप रिवीजन करोगे ना आप उसी बुक को ढंग से पढ़ोगे। आज के टाइम पे बुक इतनी हो जाती है और ज्ञान इतना सा रहता है, तो वो चीज समझिए कि लिमिटेड सोर्स रखिए, जितना है उस पर फोकस करिए, जितना उसका रिवीजन करिए, बार बार में नंबर वहीं से आएंगे, कहीं स्पेशल कहीं से नहीं आएंगे। और जैसे मैंने 2 वीडियो बनाई तो उसमें भी बच्चे बहुत से पूछ रहे थे, भैया बिगनर हूं मैं, कैसे करूं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आप अगर इसी सोच में डूब के रह जाएंगे तो फिर आप, मेरे को लग रहा है कि छोड़ दीजिए, तैयारी छोड़ दीजिए, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि बिगनर क्या, हम भी नहीं थे क्या एक टाइम पे बिगनर, भले चाहे हमारे को टाइम लगाओ, कोई ऐसे ऐसे बच्चे भी होंगे जो बिगनर होंगे, उन्होंने भी 6-7 महीने, मुश्किल है, बहुत नामुमकिन भरा हुआ काम है, कोई तो एक आधा सोर्स बच्चा होगा उसने भी तो किया ही होगा। तो तुम ये मत सोच के जाओ कि मैं बिगनर हूं, ये सोच के तो तुम 2025 का तो खराब करोगे ही करोगे, 26 का भी खराब करोगे। माना एक बार के लिए सोर्स के लिए आपके लिए मान लेता हूँ कि 2025 में आपका नहीं हुआ, फिर आप ऐसे करते करते 6-7 महीने निकाल दो, बिगनर हूं नहीं होगा, तो ये 5-6 महीने आपने निकाल दिए, फिर वही अगले साल से फिर वो प्री आएगा 2026 में, फिर आप बोलोगे भैया बिगनर हो बिगनर, तो ऐसे बिगनर ही रहोगे क्या आप? तो जब भी कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मैं बिगनर हूं, मैं रिपीटर हूं, करो स्टार्ट।
क्या पता आपका लक अच्छा हुआ, आप पढ़ाई में इतने हो गए कि आप टाइम दे रहे हो, पूरी तरह से डिवोटेड हो, क्या पता आपका 6-7 महीने में हो जाए सिलेक्शन। तो ये मत सोचो कि बिगनर करते रहो बस। अब एक चीज और है जीके के लिए स्पेशली, कि अटेम्प्ट इंक्रीज करो। मैंने ये लाइन इसलिए मैंने लिखी है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 25 में से, मेरा एक दोस्त है, उसने 25 में से 11 करे और 11 में से उसके 10 सही भी हो गए। क्या वो सही है, या फिर एक और है जिसने 25 में से 20 करे और 17 सही हो गए? क्या लगता है? तो मैं ये कहूंगा कि अटेम्प्ट इंक्रीज करो, इंक्रीज करना भी जरूरी है। ऐसे में भी नहीं कह रहा मैं कि 25 में से 25 ही करे आओ, बिल्कुल नहीं, नॉलेज नहीं। अटेम्प्ट इंक्रीज करो। अब वो कैसे इंक्रीज होंगे वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो अटेम्प्ट इंक्रीज करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको अगर 10 क्वेश्चन आते तो 10 करके बाकी 15 आप छोड़ आए। आज के टाइम पे कंपटीशन ऐसा नहीं फाइट किया जा सकता। फिर लास्ट वाली लाइन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इस वजह से डिमोटिवेट हो रहे हैं, रीजन यही है कि मॉक दिया, कोई भी रैंडम प्लेटफॉर्म का मॉक दिया, उसमें जीके ऐसी आ गई कि उसमें करंट अफेयर 10 करंट अफेयर वाले पूछ लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी 2024 में अगस्त में कोई करंट अफेयर हुआ या सितंबर में हुआ, और वो उसके क्वेश्चन आ गए और करंट अफेयर हमने पढ़ी नहीं, तो फिर बच्चों के नंबर कम आ गए। तो बच्चों में आ गया डिमोटिवेशन कि यार जीके में तो नंबर नहीं आ रहे, जीके में नंबर नहीं आ रहे, क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कभी भी जो मॉक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके, उसके हिसाब से अपने आप को कभी कंपेयर मत करो। जो पीवाईक्यू होते हैं ना, उसके हिसाब से कंपेयर करो कि जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसका पीवाईक्यू बेस पे अपने आप को कंपेयर करो कि मेरे नंबर कितने आ रहे, 50 में से प्री में कितने आ रहे, 75 में से मेंस में कितना है, तो उसके हिसाब से कंपेयर करो कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। अगर वो नंबर अगर आपके कम है तो फिर आपकी कमी है जीके में। तो वो चीज मेन फॉलो करो। चलिए, तो अभी मैंने वैसे कि हर बार जैसे मैं कैटेगराइज करता हूँ कि एक रिपीटर कैसे कर सकता है, एक फ्रेशर कैसे कर सकता है, एक एडवांस वाला बच्चा। तो एडवांस वाली कैटेगरी मैंने इसमें रखी ही नहीं है। रीजन ये है कि जीके का आपको भी पता है, कोई कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ्स में 50 में से 50 ला सकते हो, रीजनिंग में से 50 में से 50 ला सकते हो, इंग्लिश में भी 50 में से 50 ला सकते हो, लेकिन जीके में मेरे को तो नहीं लगता कि 50 में से 50 लाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ जहां पे 35, 30, 35, 40 ये नंबर है ना, बहुत अच्छे नंबर है। इसको है ना कम मत समझा करो। तो ये नंबर, तो इसलिए जीके में कोई एडवांस वाला बच्चा है नहीं, तो मैं सबको मीडिएटर या रिपीटर में ले रहा हूँ। तो अब बात आती है कि अब जो बच्चे रिपीटर है, जिन्होंने पिछली बार का सीजीएल प्री या मेंस हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, दिया उनको क्या करना है? तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यानी सिलेबस के उनके सारे नोट्स लिखे हुए हैं, सब कुछ उन्होंने अच्छे से एक बार पढ़ रखा है। मैं उनको रिपीटर में ले रहा हूँ। मैं फ्रेशर में वो बच्चे को लूंगा जिन्होंने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो रिपीटर की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो रिपीटर को सबसे पहले क्या करना है? मैं एक टीचर का नाम लेता हूं हर बार जब भी आप कमेंट में पूछते हो कि किससे पढ़े जीके, तो ओनली वन सोर्स मैं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो आप भी। मैंने भी फॉलो किया और नंबर आपके सामने है कि कितने नंबर है मेरे जीके में। और इस बार लोग बोल भी रहते हैं जीके अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल ऐसे आ गए कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो उससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा कि मैंने किसको फॉलो किया है। उनका नाम है परमार सर, द वन एंड ओनली सॉल्यूशन। तो उनकी सीरीज आने वाली है पीवाईक्यू सीरीज 5, जो मेरे हिसाब से मार्च के हाफ में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में ऐसे कुछ आने वाली है। उन्होंने भी अपनी एक वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। बहुत कुछ वहां से भी आपको जीके के रिलेटेड बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो पीवाईक्यू सीरीज 5 आने वाली है उनके मार्च के हाफ में और अप्रैल में। तो उसको हार्डली फॉलो करना। वो जैसे करते क्या है वो टीचर कि 25 क्वेश्चन लेके आएंगे और वो 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस होंगे। ऐसे नहीं है कि ऐसे कर दिया, पीडीएफ खोल दी और क्वेश्चन लगाया और 4 ऑप्शन दिया और टिक करके निकल गए, ऐसे नहीं। वो बकायदा लिखेंगे अच्छे से, एक एक चीज, एक एक ऑप्शन को समझाएंगे। उस जैसे कोई कोशिका आ गया, सेल आ गया, तो उसके पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे वो, इतने मतलब कि। और पोस्टमार्टम ऐसे नहीं है कि कुछ भी बता रहे कि पूरा कंप्लीट बता दिया 1 घंटे में, केवल सेल्स को बता दिया, पूरा कोशिका को बता दिया, ऐसे नहीं। जो रिलेटेड पॉइंट है, जो पीवाईक्यू बेस है, जो मेन मेन पॉइंट है जो आ सकते हैं क्वेश्चन में, वो बताएंगे। तो ओनली परमार सर को हार्डली फॉलो कर सकते हो आप। बाद में अब आप कहोगे भैया वो तो मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, तब तक मैं क्या करूं? तब तक आपके जो नोट्स बने हुए हैं ना, उनको रिवाइज करो, रिवाइज करो। और रिवीजन का भी ऐसा पैटर्न रखना कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो ना, 2 सब्जेक्ट रखना, जैसे सुबह और शाम को। फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना उसको भी एक दे देना, और जो आपको लीस्ट पसंद है उसको भी एक स्लॉट दे देना। जैसे मेरा खुद का फेवरेट था पॉलिटी, और थोड़ा सा मेरे को बायोलॉजी थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता था, तो मैं सुबह उसको पॉलिटी कर लेता, या फिर जब भी मेरा मन करता दोनों में स्विच कभी भी कर लेता कि आज मेरा मन थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा हो रहा है, मेरा पढ़ने का मन नहीं, तो उस टाइम में पॉलिटी पढ़ता, क्योंकि मेरा मन नहीं है लेकिन मेरे को पॉलिटी अच्छी लगती है, तो मेरा मन अपने आप लगेगा। और ऐसा सुबह सुबह आके बायोलॉजी पढ़ लो, क्योंकि सुबह पहले थोड़ा ध्यान लगा रहता है, तो बायोलॉजी मेरे वहां से स्ट्रांग हो गई। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है कि सीक्वेंस बना के चलना है 2-2 सब्जेक्ट का। अगर आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि पूरा कि सुबह भी आधे 1 घंटा पॉलिटी को दे रहे हो, शाम को भी आधे घंटा पॉलिटी को दे रहे हो, लेकिन फिर आपको एक ये
आपको बेनिफिट नहीं होगा कि फिर जैसे बायोलॉजी आएगी, जैसे मेरे को इंटरेस्टिंग कम था, तो फिर मैं दोनों टाइम बायोलॉजी पढ़ूंगा, मन नहीं करेगा। तो ऐसे आप दो दो का स्लॉट बना के रिवीजन करो, सारे नोट्स रिवाइज करो। कुछ लोगों का जब रिवीजन हो जाए या फिर कुछ लोग रिवीजन करके बैठे हो, मैं उसके बाद की भी एक और उन बच्चों को भी कैटेगराइज कर रहा हूं कि अब उनको क्या करना है। जो सर की पीवाई की सीरीज है ना, 3 4, उनमें से कोई सी भी कर लो। ज्यादा मैं कहूंगा कि थर्ड वाली को करना, क्योंकि उसमें 50 वीडियो है, काफी अच्छा एनालिसिस है। उस 50 वीडियो के बाद जो उन्होंने बनाई है वीडियो, उसका भी एनालिसिस है कि 5 5 पीवाई की सीरीज के वो जो पार्ट है उनको भी अच्छा एनालिसिस किया है। तो उनकी एक प्लेलिस्ट है, मैं प्लेलिस्ट इस अपने वीडियो के कमेंट में भी डाल दूंगा, कि जिससे आपको क्या है, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कि बहुत कुछ आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। जब फिर सर की पीवाई की सीरीज 5 आएगी, तो आप सबसे एडवांस बच्चे में हो गए, आपको केवल फिर नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और पीवाई की सीरीज मैं कह रहा हूँ 3 और 5 सेम ही होगी, पर उसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो पीवाई की सीरीज 5 में आएंगे, और बहुत कुछ एडवांस सीखने को भी मिलेगा। तो 3 को एक बार आप जब कर लोगे, तो आप जब 5 आएगी और आपको केवल रिवीजन करना होगा, उस समय फिर आप बहुत से बच्चों से आगे भी होंगे। लास्ट में मैंने एक लिखा है कि डेली सेक्शनल मॉक दो। अब सेक्शनल मॉक कौन से देने, मेन चीज ये है, पीवाईक्यू बेस वाले सेक्शनल मॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उनके खुद के मॉक है वो सेक्शनल मॉक वो बिल्कुल मत देना, उनको चाहे आप छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ ही दो, कोई जरूरत नहीं है देखने की। इनके जितने भी कोई भी टेस्ट बुक हो, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा, सब प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, लेकिन जीके के मैटर में सब खत्म है मैटर। तो इसलिए पीवाईक्यू बेस जितने सेक्शनल मॉक हो वो दोगे ना, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो ये बात करी मैंने रिपीटर की, रिपीटर के लिए 4 5 मिनट है, क्योंकि जीके में कुछ बताने लायक है नहीं। जीके में जितना है ना, इतना आप सोर्स फॉलो करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऐसे नहीं है कि इसमें कोई कैलकुलेशन करनी है, इसमें कोई वर्ड मीनिंग याद करनी है, इसमें कोई ट्रिक लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मैंने रखा है फ्रेशर्स को। अब फ्रेशर्स को करना क्या है, अगर फ्रेशर्स चाहे तो मैं देखो बुक को रिकमेंड नहीं करता, मैं जीके में बुक रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो एक टाइम पे पूरा पीक लेवल पे आपको पूरा इंटरेस्ट भी दे देगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, डिप चला जाएगा, जब आपको पूरा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, अंडरलाइन नहीं होता। मैंने खुद ने देखो, मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने लूसेंट खरीदी थी, उस लूसेंट के मैंने 4 पेज ढंग से नहीं पढ़े, वो लूसेंट आज भी ऐसे कैसे पढ़ी है, क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ा जाता जीके कभी भी। जीके पढ़ी ही नहीं जाएगी आपसे, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा जो जीके पूरा इससे कर देगा, नहीं पढ़ी जाती। मेरे से तो एटलीस्ट नहीं पढ़ी गई थी, मैं अपना बताता हूँ, बाकी और बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि वीडियो कोर्स परचेज कर लो, अगर परचेज करना है। जैसे परमार सर का है 3.2, जिनका अभी रनिंग बैच है, उसमें कंप्लीटेड क्या हुआ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री और बायो, ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। ये इन्होंने लगभग कंप्लीट हो गया, आज शायद मेरे हिसाब से हिस्ट्री या कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है, बचा क्या है इनका, फिजिक्स, एनवायरमेंट और स्टैटिक्स टॉपिक्स बचा है। तो अब अगर आप कहोगे कि कोर्स परचेज कर लिया लेकिन कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो मैं क्या करूं, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अभी मार्च के एंड में इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और अपने एग्जाम जून जुलाई में, तो आपको करना क्या है कि जब तक इन सबको वीडियो को देखते रहना है, मतलब जैसे ये डेली के एक एक वीडियो डालते हैं, तुम्हें दो दो वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। देखो और बच्चों के, अगर तुम एक एक वीडियो देखते लगे जून जुलाई तक तुम्हारा सिलेबस ही होता रह गया, तो फिर तुम समझ रहे हो पीछे रह जाओगे, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। जो बिगिनर है उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, अगर उन्हें 6 7 महीने में करना है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसे ही हो पाएंगे कि एक एक दिन में दो दो वीडियो। जब एक एक दिन में दो दो वीडियो देखोगे, तो मेरे हिसाब से अप्रैल मई मई के एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। जून या हाँ मई मई अप्रैल मई के एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो सर की मार्च अप्रैल में पीवाई की सीरीज है, उसको तो हर बच्चे को देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिपीटर, कोई होशियार से होशियार, कोई डफोल्ड से, कितना भी नीचे और कितना भी ऊपर हो, सबको वो पीवाई की सीरीज 5 तो देखनी ही देखनी है। वो रामबाण है, मान लो जीके के लिए जितने भी, मैं कह रहा हूँ कि प्री में अगर 25 क्वेश्चन आएंगे ना, मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ, 25 में से क्वेश्चन आएंगे ना, तो 15 से 18 तो मिनिमम मान के चलो इतने आएंगे, और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि देखा है अभी 2024 के भी प्री में हुए थे, तब भी क्या हुआ, और मेन से रिलेटेड तो मैं अभी आपको पूरा पूरा दिखाई दूंगा कि कितना कुछ परमार सर के थ्रू आया था। ठीक है, अब जैसे नोट्स बना रहे हो, अब उस नोट्स को, जैसे आज नोट्स बनाए उसका रिवीजन कर लिया, अगले दिन नोट्स बनाए उसका अगले दिन रिवीजन कर लिया। अब जब 6 दिन का एक साथ मटेरियल इकट्ठा हो जाए, उसको 7वें दिन यानी संडे को पूरा अच्छे से उसको रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है जीके में। ये जीके ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं हर सब्जेक्ट में रिवीजन जरूरी है, चाहे वोकैब के लिए हो, चाहे कैलकुलेशन हो, कुछ फॉर्म, रिवीजन कंपलसरी है। मैं तो कहता हूँ संडे को केवल आप एक मॉक दो। मेरा ये शेड्यूल रहता था कि मैं संडे को एक मॉक देता था, जिस भी लाइव का देता था, मैं वो बताऊंगा आगे वाली कुछ वीडियो में, कि लाइव कौन से मॉक क्या देने वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं संडे को एक मॉक डेली देता था, साथ में जितना मैंने पढ़ा है ना हफ्ते भर में, वो सारा रिवाइज करता था। सारा रिवीजन इज अ की पॉइंट, ठीक है। फिर बाद में पीवाई की सीरीज मैंने बता दी कि पीवाई की सीरीज तो आपको फॉलो करनी ही है, लेकिन जो फ्रेशर है उनको
3 और 4 तो देखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर उनको नॉलेज आएगी। तो पीवाई की सीरीज वो अभी जब नहीं आएगी फिफ्थ, तो वो देखना। अभी 3 4 ये सब छोड़ सकते हो आप। अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अगला, अब मैंने एक ही टीचर का नाम लिया है, आप बोलोगे परमार सर को उनके वो, पर मैंने क्यों लिया है परमार सर का नाम? इसके मैं कह रहा हूँ 5-6 जो मैंने लिखे हैं, 4-5 पॉइंट मैंने बहुत कुछ बताया उनके बारे में कि क्यों वो परमार सर, फिर भी मैं 5 पॉइंट ये लेके आया हूँ कि क्यों परमार सर बेस्ट है, क्यों जीके में उनसे मेरे को वो सबसे अच्छे लगते हैं। सबसे पहले, उन्होंने जितना पढ़ाते हैं ना वो सारा पीवाईक्यू बेस होता है। आपको सबको पता है एसएससी इज ऑल अबाउट पीवाईक्यू। जितने पीवाईक्यू आप लगाओगे उतना आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। जितने ज्यादा पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट एक बार के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू कभी मत छोड़ना। पीवाईक्यू डेली एक मॉक लगाओ, डेली पीवाईक्यू एक मॉक लगाओ। और इतने मॉक है ना आज के टाइम पे, एसएससी रिलेटेड सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपी हुआ, फेज 11 हुआ, एमटीएस हुआ, और भी एक आधा और है मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। इतने सब कुछ जब आपके पास पेपर्स है, और आपको पता है एमटीएस 1.5 महीने तक चला था, कितनी सारी शिफ्टें थी। सीजीएल 40-42 शिफ्टों में कंप्लीट हो, कितने मॉक डेली का आप एक मॉक लगाओगे ना, तो 2 साल तक भी कंप्लीट नहीं होंगे, इतने मॉक है। तो पीवाईक्यू बेस एक मॉक डेली लगाना है, वो और अच्छे से मैं बताऊंगा। तो जितने जो परमार सर है वो सारे पीवाईक्यू बेस क्वेश्चन करवाते हैं। तो पीवाईक्यू बेस अगर कोई करवा रहा है और क्वेश्चन पेपर भी उससे बन के आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ हो सकता है। साथ में, अब कुछ ये तो हो गए पीवाईक्यू बेस, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नए भी बनेंगे। 25 में से माना कि 18, 15 से 18 या 20 के करीब क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस आ गए। कुछ 5 क्वेश्चन नए भी बनेंगे, लेकिन उनको भी अगर आपको टैकल करना है, उनको भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब मैं नहीं कह रहा कि निट्टो सर की एक खोज कहूंगा मैं, निट्टो इन द रिलेटेड ये है कि निंजा टेक्निक, कि कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं सर, जैसे कि एक्सट्रीम कीवर्ड आ जाए और नॉट, तो उनको ध्यान से पढ़ो। वो नहीं, सर नहीं कहते कि हटा ही दो, उनको ध्यान से पढ़ो कि उनके क्या वो गलत हो सकता है। पहले तो अपनी नॉलेज इस्तेमाल करो चारों ऑप्शन में। ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, चारों ऑप्शन में अपनी नॉलेज इस्तेमाल करो। अब नॉलेज नहीं लग रही तो कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड देखो और फिर रिलेट करो। ऐसे नहीं कि देखा और कर दिया, फिर रिलेट करो कि क्या ये पॉसिबल है। तो फिर वहां से मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी 2 में आप ट्राई करना चाहो तो फिर आपकी चॉइस है। बाकी मैं बताऊंगा, मैंने करा है मेंस में ये चीज और मेरे को फायदा भी हुआ है। ठीक है। और परमार सर की बुक भी अवेलेबल है, पहले नहीं थी, लेकिन अभी शायद 6-7 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बुक्स भी रिलीज कर दी, जो इजीली मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिलती है। अब फोर्थ पॉइंट ये कि जीके इनफाइनाइट है, कुछ नहीं है, ना सिर है ना पैर है, कुछ नहीं पता, लेकिन जो एग्जाम रिलेवेंट है वो परमार सर इजीली करवा देते। मतलब इजीली कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टिप्स भी बताते हैं। सामरो उनकी, अगर कुछ बच्चे मेरे को परमार सर वाले सुन पा रहे हैं तो सामरो बोलते हैं, उन्हें याद आ गया होगा किससे रिलेटेड। एलडीसी करके एक ट्रिक है, उनसे याद हो गया। और ब्रह्मपुत्रा की नदी उन्होंने कुछ ट्रिक से बताई थी, वो भी मेरे को याद। तो कुछ बहुत कुछ है ना, बट ट्रिक से भी याद हो जाती है। पकानी करके, वो मैं मानता हूँ ट्रिक पहले भी थी, लेकिन मैंने तो परमार सर से सुनी ना, तो मेरे लिए तो नई वही हुई ना। तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे कि चीज आसान हो जाएगी, और कंफ्यूजन भी वहां से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और परमार सर ने खुद की अभी कल परसों एक वीडियो आई थी, उन्होंने कुछ एक सरप्राइज के बारे में बताया। और परमार सर लेके आ रहे, तो सरप्राइज आप समझ सकते हो कि छोटा मोटा तो होगा नहीं, और बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं जहां तक अज्यूम कर पा रहा हूँ वही होना चाहिए। और फिर अब मैंने पूरे वीडियो में केवल एक चीज की बात करी नहीं होगी, आप सब उसी का इंतजार कर रहे हो कि करंट अफेयर। भैया करंट अफेयर क्या करे, करंट अफेयर क्या करे? देखो, आप अगर एसएससी के फील्ड में हो तो करंट अफेयर भूल जाओ, सीधी सी बात है। क्योंकि करंट अफेयर इस बार मेंस में भी आया था, एक करंट अफेयर आया था 2022 का, 21 का, 18 वाली शिफ्ट में शायद 21 का भी आया था, 22 का भी आया, 23 का भी आया। तो करंट अफेयर का कुछ नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए पूरा साल भर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और वो करंट अफेयर भी आपको आ जाएगा एग्जाम में, वो भी वेस्ट है, क्योंकि बहुत कम चांस है कि करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपसे हिल जाए। फिर भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर करूं, करंट अफेयर करना है, नहीं करना, करना है भैया करना है, तो इंडोलोगस और एक दो चैनल और है जिनकी मंथली कंपाइलेशन आती है, मंथली वीडियो आती है 2-2.5 घंटे की। अब तो परमार सर की भी आती है जहां तक मेरे को याद है, क्योंकि परमार सर ने भी पूरा मंथली करवाते हैं वो भी। तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि परमार सर खुद भी एक यूपीएससी के स्टूडेंट रह रखे हैं, तो और एसएससी को अच्छे से एनालाइज करके वो पेपर जो पीवाईक्यू सीरीज बनाते हैं, तो हार्डली फॉलो कर सकते हो। और एग्जाम टाइम पे दो जनों की पीडीएफ बहुत मतलब आती है मेरे को जहां तक याद है। एक तो परमार सर भी निकालते हैं, एक आभास सर, और एक आरबी करके शुभम सर है, वो भी एग्जाम टाइम पे एक पीडीएफ निकालते हैं कि करंटली पीडीएफ। देखो ऐसी बात है, देखो मैं सीधी सी बोलता हूँ, रिलेवेंट कोई सी भी नहीं है। रीजन ये है
कि करंट अफेयर का कोई सिर पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी एग्जाम में हो। जैसे अभी एसएससी का ही देख लो, चाहे वो प्री हो मेंस हो, ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछिए, 2-2 4-4 साल पुरानी है, वो करंट अफेयर नहीं, वो हिस्ट्री बन चुका है। तो मेरे को नहीं लगता कि करंट अफेयर आपको पढ़नी भी चाहिए, फिर भी पढ़ना चाहो तो मैंने बता दिया। और एक परमार सर का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें डेली क्विजेज आती है, शायद 15 क्वेश्चन रीजनिंग में और इंग्लिश और जीके में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना, ये पीवाईक्यू बेस होते हैं। और ये क्वेश्चन की एक खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी टाइम पे हो जाते हैं, और बहुत जल्दी इन द सेंस, मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएंगे। और इंग्लिश में भी ऐसे लगेगा कि ये तो आता ही है, ये तो आता है। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप मॉक दोगे ना, तो आप एक अच्छी, मैं मानता हूँ अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदेमंद है। फिर एनी डाउट, और उसके नीचे मैंने लिखा है एनालिसिस जीके मेंस क्वेश्चन। अब जो मेरे जीके थी, जो मेरे मेंस में आई थी, उसका मैं आपको क्वेश्चन पेपर पूरा बताता हूँ कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कैसे किया और कैसे मेरे नंबर इतना है। वो मैं आपको, ये एक एक्स्ट्रा मैं आपको देता हूँ। देखो, एक सेकंड, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अरे 7 बाकी कहाँ गए, नीचे क्या, नहीं ये तो कंप्यूटर है, छोड़िए, चलो 7 से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदारीकरण के लिए सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया। अब जैसे उदारीकरण याद आता है आपको, 1991 याद आता होगा। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जब थी सरकार, तब उन्होंने करा था उदारीकरण की व्यवस्था, एलपीजी जिसे रिफॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा। पहला ऑप्शन करोगे एलिमिनेट, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा छोड़ दोगे, चौथा करोगे, अपने आप आंसर तीसरा आएगा। देखिए पढ़िए आप, आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमन और प्रतिबंधों से वृद्धि करने की प्रक्रिया। अब देखो, प्रतिबंध, प्रतिबंध को वृद्धि मतलब उदारीकरण, एक समय कि छोड़ दो सबके लिए, खुला छोड़ दो मार्केट, तो वो होता है उदारीकरण। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, प्रतिबंध को वृद्धि करो, रोको, तो ये तो आपको खुद ही फील करोगे ना कि गलत है। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट, आर्थिक गतिविधियों के सख्त सरकार नियंत्रण, सरकार और सख्त हो जाए, ये भी आपको लग रहा है एक्सट्रीम, मतलब कुछ तो गलत है। फिर एक बार तीसरा छोड़ दीजिए, आर्थिक गतिविधियों को मौजूदी सरकारी विनियमन और प्रतिबंध, फिर प्रतिबंध को बनाए। जब प्रतिबंध ही बनाना है तो उदारीकरण कैसे हुआ, खुद ही वर्ड से देखो, उदारीकरण मतलब खुले दिल का, एक तरह का, तो अपने आप हुआ। देखो थर्ड ऑप्शन देखिए, आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमन और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना, तो आपको खुद आंसर क्या दिख गया, थर्ड। तो ऐसे इसमें निट्टो लगा, लेकिन आपको थोड़ी एक सोच भी लगी ना कि उदारीकरण क्या था। उदारीकरण का मतलब था कि सरकार ऐसा खुला छोड़ दे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि वो खुद अपना खुद एक बिल्ड कर सके, खुद सरकार। तो अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सही हुआ मेरा। अब इन्होंने बोला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी विसंगति स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। एक बात बताओ, 1950 में लागू हुआ अपना संविधान, 1950 में जब लागू हुआ तो उस समय क्या कोई था कि मौलिक अधिकार ऊपर या फिर ये कुछ नीचे, कुछ नहीं था, सब सेम था। तो सबसे पहले जब आया था, मैंने जहां तक पढ़ा था, और ये परमार सर ने भी अच्छे से पढ़ा है, कि जब पहला आया था उसमें मौलिक अधिकार को ऊपर माना गया था कि मौलिक अधिकार बड़े बड़े बड़े। तो जब जो भी पहला आएगा संविधान में, जो भी पहला आया था संविधान के बाद, पहला जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा आएगा, तो उसमें कोई भी केस आएगा, तो उसमें क्या बताया गया होगा कि मौलिक अधिकार ऊपर है। तो देखो, केवल मैंने इसी टेक्निक को यूज करके और इसका आंसर दिया था। देखो 1961, मैंने ये केस भी नहीं पढ़े, मेरे को केस है ना थोड़ा बहुत नॉलेज थी केस के वजह से, ये केशवानंद भारती केस सबको आता हुआ ये, लेकिन मेरे को नॉलेज बाकी तीन की इतनी अच्छे से नहीं थी। लेकिन मैंने केवल ईयर देख के मैंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया था और मेरा सही हुआ। क्या हुआ, 67, 73, 80 और 51। केवल मैंने बोला कि जब भी पहला आया होगा उसमें मौलिक अधिकार को ऊपर बताया गया था, इतना सर ने बताया था, और केस भी बताया था बकायदा उन्होंने, पर मेरे को इतना याद था तो मैंने उससे क्वेश्चन एलिमिनेट करके बाकी तीन को हटाया, आंसर अपने आप आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला सर का, बिल्कुल परमार सर का बताया डायरेक्ट क्या आया क्वेश्चन, कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सात्विक राज ने, कि सबसे तेज शॉट किसने मारा है। मेरे को स्पीड से मतलब नहीं, मेरे को इतना याद था कि सबसे तेज बनाया, अपने आप सही हो गया। उसके बाद, इसके बाद इसमें मैंने लगाई निट्टो। ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे थे ना, निट्टो क्या फायदा है, निट्टो देखो। अब आप देखो, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम लीड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स डिवीजन, ये रिलेटेड एक गोल पूछा है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं किसी भी बच्चे को ले आओ इसका आंसर, अगर वो डायरेक्ट नॉलेज से दे दे तो नहीं होगा, ये नॉलेज से हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई पढ़ाता ही नहीं ना, कोई पढ़ता है इस चीज को। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा। तो एक बात बताओ, इंटरनेशनल कोई चीज है और उसमें स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा गया, डिपार्टमेंट डिवीजन से रिलेटेड कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, तो उसमें क्या अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी,
नहीं होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद उसमें कोई कलेक्शन डाटा, हाँ ये एक ऑप्शन हो सकता था फोर्थ। फिर थर्ड वाला क्या था, इम्प्लीमेंटेशन करना था। और सेकंड वाला क्या था, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड प्राइस लेवल इंडेक्स। क्या इसमें थोड़ा सा आपको जाते क्लिक हो रहा है, आपको खुद को क्लिक होगा, आपका खुद का सेंस लगेगा यहाँ पर कि हाँ यही हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जेम्स चैडविक वाला। कितनी बार बताया सर ने कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी, 1932। एकदम रटा पड़ा था। आते क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन के ऑप्शन भी नहीं देखा, मेरे को 1932 मैंने याद कर रखा था, डायरेक्ट मैंने बोला और ऑप्शन देखे आ गया, हो गया। और ये वाला क्वेश्चन करने लायक था ही नहीं, क्योंकि इसमें एक पहली बात तो देखो ये कब का है, 2018। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का नहीं, पहली बात। और ये आईओएनसी रेड लिस्ट तो ये मैंने छोड़ ही दिया, जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता उनमें कोई तुक्का लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन ये देखो, विच अमीनो एसिड इज प्रिक्योर टू स्लीपिंग। मैंने इससे एक आइडिया लिया था कि स्लीप स्लीप का एक आपको याद हो, एक बीमारी होती है ट्रिप्सोमेनिया। स्लीप की जब बीमारी होती है ट्रिप्सोमेनिया, मेरे को एक अच्छा सा क्लिक हुआ केवल स्लीप स्लीप स्लीप, स्लीप के वर्ड से, तो मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया, ट्रिप्सो। ट्रिप्सो मेरे को दिखा और मैंने लगा दिया और मेरा क्वेश्चन सही हो गया। केवल कुछ ना कुछ ट्रिक्स है। क्या रेलवे बोर्ड का परमार सर ने नहीं कर रखा, जो भी बच्चे परमार सर से पहले पढ़े हुए हैं, मैं उनको अभी कर रहा हूं कि देखो, तो क्या उन्होंने रेलवे बोर्ड का पूरा बकायदा बना के चार्ट, पूरा इसका यहाँ जयपुर होता है, यहाँ वो होता है, यहाँ होता है, यहाँ कोलकाता है, दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, पूरा अच्छे से सब सब डिपार्टमेंट का बताया। तो क्या ये सही नहीं हुआ, सिकंदराबाद मेरे को याद था, अपने आप हो गया। फिर यहाँ पे मैंने नेटो लगाई कि पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, कैसे हुआ था। देखो दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए, क्योंकि मेरे को याद था कि परमाणु प्रकरण जो परीक्षण था वो 74 के आसपास हुआ था, 1964, और दूसरा हुआ था 98 के आसपास, जहां तक मेरे को याद था। तो पहले वाला 74 में था। 74 में किसकी सरकार थी, सरकार तक जहां तक मेरे को याद आ रही है, उस समय जब राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह और ये फखरुद्दीन, इन दोनों में से कोई एक था, मेरे को कंफ्यूजन था। सॉरी, ज्ञानी जेल सिंह क्या बोल, ज्ञानी जेल सिंह तो 84 में थे। वीवी गिरी और फखरुद्दीन में मेरे को दोनों में कंफ्यूजन था, लेकिन मेरे को ज्यादा पता नहीं क्यों लग रहा था वीवी गिरी में। अब मैं 50-50 में आ गया। अब मेरे को ऑप्शन खेलना था, अब मेरे को खेलना था, तो मैंने वीवी गिरी लगाया और मेरा सही हो गया। वीवी गिरी का एक ये था कि मेरे को यहां तक याद था कि जहां तक ये थे 69 या 70 के आसपास बने थे, तो मैं ऐसे सोचा कि 5 साल के करीब, तो 74 या 75 के आसपास इनका करियर खत्म हुआ होगा, मतलब जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ होगा। तो मैंने वीवी गिरी लगाया, वो सही हो गया। फिर बाद में ये तो कंफ्यूजन के कारण हो गया, पूर्ववर्ती नदी, मतलब मेरे को ऐसे लगा था कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो मैंने इसका ऑप्शन लगा दिया था सिंधु नदी। सिंधु नदी पूर्व की ओर जाती है, बाकी सब नदी पश्चिम की ओर जाती है, तो ये मेरा गलत हो गया। लेकिन पूर्ववर्ती नदी यहाँ पे एंसिडेंट नदी था, जो पूरे मतलब पुराने टाइम पे बहती थी, ऐसे कुछ था इसका मतलब, तो ये मेरा गलत हो गया। फिर ये कुलाम्स लॉ सबने पढ़ रखा है, F इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू, ये मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने किया था कुलाम्स लॉ, क्योंकि बाकी देखो चार्ल्स लॉ सर ने पढ़ा रखा है। चार्ल्स लॉ किससे रिलेटेड है, ओम्स लॉ किससे रिलेटेड है, करंट वगैरह इनसे रिलेटेड है। चार्ल्स लॉ किससे, प्रेशर वगैरह से रिलेटेड है। बायो सेवर्ट लॉ या कुलाम्स लॉ में, दोनों में मैं कंफ्यूज था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मेरा नॉलेज मतलब 10th-12th के हिसाब से मैंने कुलाम्स लॉ मैंने सोचा था कि Q1 Q2 जब भी चार्ज की बात होती है कुलाम्स लॉ अपने आप आता है, कुलाम्स लॉ यहाँ मैंने लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, कुषाण का कौन से नंबर के, कनिष्क कौन से नंबर के थे, तीसरे नंबर के। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, मतलब मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने वहां से मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज थी, तो मैंने वहां लगा दी, तीसरा का तीसरा मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब महात्मा गांधी थे, पहला सत्याग्रह भूख हड़ताल कब करी थी। इतना मेरे को याद है जब चंपारण में गए थे, उन्होंने भूख हड़ताल नहीं करी थी, कुछ भी नहीं किया था इतना कुछ, तो भूख हड़ताल नहीं करी थी, सत्याग्रह किया था उन्होंने। तो भूख हड़ताल पढ़ के मेरे को याद आया कि या तो अहमदाबाद हो सकता है या खेड़ा का हो सकता है, लेकिन चंपारण नहीं हो सकता भूख हड़ताल के लिए। तो मैंने 1817 में आपको पता है चंपारण किया था, और 1818 में खेड़ा का किया था, और अहमदाबाद वहां उन्होंने भूख हड़ताल किसी एक में करी थी, लेकिन दोनों थे तो 18 में ही ना, तो मैंने 18 लगा दिया। अगला कोपन जलवायु। अब कोपन जलवायु इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया है परमार सर ने, इतना बेहतर तरीके से कि जब भी बी आएगा, रेगिस्तान आएगा, रेगिस्तान आएगा, मरुस्थल आएगा, बी राजस्थान वाला जो एरिया होता है, बी बी देखते ही, मैंने बाकी 3 देखे नहीं, मैंने केवल मरुस्थल देखा और बी देखा, सोचा ही नहीं, दूसरी थॉट आई नहीं, अपने आप हो गया। फिर हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति में गेहूं चावल इतना प्योर तरीके से बताया सर ने कि हरित क्रांति जब आई थी तो गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उत्पाद हुआ था, और 3 राज्यों में सबसे ज्यादा फैला था, जहां तक मेरे को याद है, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। और 1966 या 60 ऐसे कुछ के टाइम पे हरित क्रांति बहुत, मतलब उस समय आई थी, नॉर्मल वॉल लोग द्वारा, मतलब वो थे ओवरऑल, और अपने इधर से भी वो थे इंडिया के, याद नहीं आ रहे मेरे को, स्वामीनाथन, तो उन्होंने करी थी, सब कुछ अच्छे से पढ़ा रखा है। बाद में 22वां क्वेश्चन देखो, ये तो मतलब इतना, अब इससे इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता, ये तो एकदम इजी, ये तो मेरे को लगता है किसी भी टीचर से पढ़ा हो ना आपने, तो ये तो आप इजीली कर दिए होंगे कि लिटमस पेपर वाला। फिर
अगला ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में मैं आके, ये करंट अफेयर का है, लेकिन कब का है, 2024 जनवरी का। एक करंट अफेयर आया केवल 2024 जनवरी से, वो भी हमारी शिफ्ट में आया, वो भी जनवरी 2024 का। मतलब लगभग ये अपना पेपर जनवरी में हुआ है 2025 में, साल भर पुराना करंट अफेयर है। और ये भी याद रहेगा नहीं रहेगा, मेरे को नहीं लगता याद रहेगा। अब किसी ने कोई गैस वर्क करके कुछ ना कुछ नेटो वेटो लगा के कर दिया होगा, तो ये क्वेश्चन कर दिया होगा। बाकी इस क्वेश्चन को मैंने तो करा नहीं, क्योंकि सब कुछ सेम ही लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में भी मैं दो ऑप्शन तक आ गया था, जैसे मिलान और मिलाप। अब मेरे को लग रहा था कि मिलाप या मिलान में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ निट्टो लगाना चाहता, तो मैं यहाँ से ये देख के और ये लगा सकता था, पर मैंने रिस्क थोड़ा कम लिया कि एक क्वेश्चन छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्योंकि जब आप 25 में से 20 क्वेश्चन जीके में कर देते हो, और फिर भी वहां पे भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे निट्टो से करते हो ना, तो बाकी 5 क्वेश्चन करने में आपको डरते भी हो, तो ये सीन होता है। करने को कर सकते थे आप ये क्वेश्चन, हिंदू कितना होता है, कितना परसेंट बढ़ा है, बहुत बार कराया सर ने। जब भी अगर उनके आज आज जाके तुम सर्च कर लेना, उनकी जनगणना से रिलेटेड एक पूरी वीडियो है, उसके अंदर भी इन्होंने क्लियर सब बता रखा है कि हिंदू की जनसंख्या 16.8% बढ़ी है, तो वो क्वेश्चन भी आ गया। अब यहाँ से तो कंप्यूटर हो गया, तो आपने देखा किस तरह मैंने निट्टो भी लगाई, मैंने ज्ञान का भी लिया, मतलब मेरी नॉलेज भी ली, और किस बहुत पुरानी नॉलेज थी वो भी काम आई। तो सब कुछ नॉलेज जब काम आती है ना, तो जीके में स्कोर आता है। जीके में स्कोर लाना, मैं कह रहा हूँ इजी नहीं है, लेकिन आपके पास एक पर्टिकुलर सोर्स फॉलो करो, पर्टिकुलर टीचर फॉलो करो, जो बता रहा है टीचर को, मैं कह रहा हूँ फॉलो करो, परामर्श करो। अब मैं कहता हूँ ब्लाइंडली फॉलो करो, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट खुला है ही, पूछ लीजिएगा। बाकी थैंक यू। और ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो में कभी कभी बनाता हूँ ना, तो ये मतलब मैं खुद ही खुद भी एनालिसिस करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए और क्या अच्छा हो सकता है। तो मैं कई जो पहले के टॉपर्स हैं उनके भी थोड़े बहुत इंटरव्यू देखता हूँ, उनके भी थोड़ी बहुत नॉलेज लेता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ कि हाँ भाई यहाँ से ये पॉजिटिव आ सकता है। बाकी अगले वीडियो मैं रीजनिंग के लिए सोच रहा हूँ, बाकी और भी बता दीजिएगा आप कौन सी क्या बनाऊं। मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।